हेलो। मैं कोई सेमिनार लेने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ चर्चा करने आया हूँ उन लोगों से जिनको ये कंफर्म है या लगभग आसपास हैं कि उनका इस बार मेंस हो रहा है। हर साल ये उम्मीद की जाती है कि मैं 2 से 3 महीने में कोई चमत्कार करूँगा और उनकी नैया तो पार लगाऊंगा ही जो बहुत फंडामेंटल लेवल पर पढ़ चुके हैं, उनकी भी नैया पार लगवा दूंगा जिन्होंने मेंस का एम भी ना जाना हो। लेकिन ये उम्मीद रखना थोड़ा ज़्यादा नहीं है? मतलब दिस इज आस्किंग फॉर टू मच, because the syllabus which requires at least of 18 months to prepare thoroughly, if we are going to do it in 2.5 months, then एक कहावत है हिंदी में, लक्ष्य कठिन होने चाहिए, असंभव नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, मरता क्या ना करता। आप समझ रहे हैं? बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मैं आपको बेगर्स नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई विकल्प ना हो तो ज्यादा चुनने का विकल्प नहीं होता। और ये एक कड़वा सच है कि यदि इस बार आपका प्री निकल रहा है तो ये प्लैटिनम के भी ऊपर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैंने जैसे कि अपने एक सेमिनार में कहा अभी कि इस बार रिपीटेड स्टूडेंट्स मेंस में कम होंगे। रिपीटेड का मतलब समझिएगा, लगभग 50% से 60% जॉब उनको मिल रहे हैं जो ऑलरेडी पिछले साल सिलेक्ट हो चुके हैं। आप 5 साल का डेटा देख लीजिए। मतलब पिछली बार तहसीलदार बने तो इस बार डिप्टी कलेक्टर हो गए, पिछली बार वो बने, आपने देखा होगा ईओ बने तो बन गए, डीएसपी बने तो बन गए। बट अब देयर इज अ ट्रेंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट 50% और सो, ऐसा है। अब ये वो लोग हैं जो प्री अपनी इंस्टिंक्ट पर देते थे। इंस्टिंक्ट समझते हैं कि हमारा प्री निकलता था इसलिए प्री निकल जाएगा। और ऐसा क्यों लगता था उनको? क्योंकि प्री एक पैटर्न पर होता था। पैटर्न मतलब छत्तीसगढ़ पीएससी का पैटर्न, वन लाइनर पैटर्न, वन वर्ड पैटर्न, थोड़ा बहुत हुआ तो एक दो कथन कारण हो गए, 2-4 लाइन हो गई। सरल भाषा में सरल होता था। तो सरल होता था तो पुराना अनुभव प्री पढ़ने का, मेंस लिखने का, नौकरी लगने का, उस धक्के में प्री निकल जाता था उनका। इस बार मतलब मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे विश्वास है कि 19-20 में सिलेक्ट हुए जो लोग हैं जो अपना पोस्ट अपग्रेड करना चाहते हैं, उनमें से 2/3 लोगों का प्री नहीं निकलेगा। कारण बहुत स्पष्ट है, वो प्री पढ़ते नहीं थे और ये प्री पढ़ने वालों का भी नहीं हो रहा है। अंतर समझ पा रहे हैं आप? वो पढ़ते नहीं थे और ये पढ़ने वालों का भी बड़ा मुश्किल है। मैं तो बता ही रहा हूं कि ये प्री एक हादसे की तरह है और हादसों को दिल से लगाना अच्छा नहीं होता। उन्हें एक कड़वी याद समझकर भुला दिया जाना चाहिए। ठीक। और ईश्वर से उम्मीद करनी चाहिए कि हादसे दोहराए ना जाएं। लेकिन उसके चक्कर में आप अपने आप को 100% बदल दें, चाहें भी तो फिर आप अगली बार सीजी क्यों दें, यूपीएससी ना दें? जब वही झाग वही सफेदी इसमें मिले तो कोई सीजी क्यों ले, यूपीएससी ना ले? तो जो मेरा भाव है वो ये है कि इस बार जिनका प्री निकल रहा है उनके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी फिनोमिनल है। और इसलिए आज के सेमिनार में पहले इन्होंने लिख दिया था कि लाइफ चेंजिंग सेमिनार है। तो लाइफ चेंजिंग तो मुझे पता नहीं भाई, वो तो लाइफ चेंजिंग मार्केटिंग भी होती है। लेकिन मैंने कल रात में जानबूझकर एक मैसेज करवाया कई जगहों पर, और हमारे बैचेस में, नहीं तो भीड़ बहुत हो जाती है, जैसे पिछले सेमिनार में दिक्कत हो गई थी, हम बिठा ही नहीं पाए, तीनों फ्लोर में मिला के नहीं बिठा पाए, कि इस सेमिनार में वही आए जिनका प्री निकल रहा हो या निकलने की संभावना पर हो। मैं कुछ भी तैयारी कैसे करें जैसा बताने नहीं वाला हूं।
वरना लोगों को हमेशा ये उम्मीद होती है कि यार कुछ तो बता ही देंगे सर। दूसरा, डेफिनेटली इसको 23 से शुरू करना था, क्योंकि जो टाइम टेबल मैंने आपको दिया था, ऑन 23rd ऑफ मार्च आई रियलाइज दैट उस भीड़ में ये पहचानना ही बड़ा मुश्किल है कि कितने लोग टारगेट करना चाहते हैं। सो आई डिक्लेयर्ड कि भाई इफ देयर आर नॉट इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 100, आई वोंट बी गोइंग टू टेक दैट ट्रबल। अब मेरी उम्र भी हो रही है, ठीक है, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं वो बैच लूँ। इसलिए नहीं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं, मुझे पता है कि बिलासपुर में ही 15 लोग और होंगे जो क्रैश कोर्स पढ़ा रहे होंगे। मतलब मेरी कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करूँगा, तो ये तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आप जैसे और आपसे बेहतर 100 लोग बाजार में हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि टारगेट कोर्स में यहाँ पढ़ो या घर में पढ़ो, अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप टारगेट कोर्स या क्रैश कोर्स या रिवीजन बोलें इसको, होम रिवीजन बोल लीजिए आप, जो आपको करना चाहिए, उसमें होना चाहिए एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, जिसमें मैक्रो, मीजो और माइक्रो टारगेट्स होने चाहिए। इतनी अंग्रेजी तो चलेगी ना, ठीक। मैक्रो का मतलब है, अब हम इसको यहीं से मान लें, कितनी तारीख से, 1 या 2 मार्च, कल 1 मार्च, 28 फरवरी है, तो 28 फरवरी से यहाँ आ गए आप, मान लीजिए 22, या मीन्स कितनी तारीख से आपका, 26 से, तो 25 मई तक मान लीजिए आप। मतलब यहाँ पढ़ने की बात नहीं है, आपको तो पढ़ना है ना, ठीक है। तो 28 फरवरी से 25 मई जो डेट हुई वो आपका क्या हुआ, मैक्रो, कि आपके पास आज से कुल इतने दिन हैं, ठीक। मीजो का मतलब है पेपर, मीजो का मतलब क्या हुआ, पेपर। और माइक्रो का मतलब है खंडवार दिन। बात क्लियर है। पूरा कोर्स हम 28 फरवरी से 25 मई के बीच करेंगे, जिसमें एक पेपर को उसकी वैल्यू के हिसाब से इतने इतने दिन देंगे, और उस पेपर के अंदर एक सेगमेंट को हम इतने इतने दिन देंगे। और यही आपको इसमें बनाकर दिया था। इसके बाद ऐसा कई लोगों ने बनाया होगा, आपने खुद भी बनाया होगा, लेकिन टारगेट पढ़ाई का मतलब, 2 शब्द हमने यूज किए हैं, एक वर्ड यूज किया हमने टारगेट, और एक वर्ड यूज किया है हमने रिवीजन। तो ये दोनों यहां अप्लाई हो रहे हैं। ये मैक्रो, मीजो, माइक्रो आपके क्या हैं, टारगेट्स हैं। और इन टारगेट्स में आप पूरा कोर्स पढ़ोगे या रिवीजन करोगे, रिवीजन करोगे। रिवीजन करोगे का मतलब क्या है, रिवीजन कौन करता है, जो एक बार पढ़ चुका होता है। तो यदि कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं 3 महीने में पूरा कोर्स 0 से पढ़ा दूंगा, मैं तो सब ठीक ठाक, सबसे ठीक ठाक मेंस पढ़ाता हूं, लेकिन यदि वो दावा करता है तो मुझसे वो कहीं बेहतर टीचर है, वो रजनीकांत है बेसिकली। आप समझ पा रहे हैं, वो मानव नहीं है, वो महामानव है। क्योंकि जो चीज व्यवहारिक ही नहीं है, उसका दावा करना कैसे व्यवहारिक हो सकता है। तो ये दोनों वर्ड याद रखिए कि ये टारगेट बेस्ड पढ़ाई होगी, जहां पर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और जब हम रिवीजन करते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी मैं कह रहा हूं इसको दोनों संदर्भों में याद रखना। या तो ये चीज हम क्लास में करेंगे या आप घर में खुद से करेंगे। तो जब हम रिवीजन करते हैं तो हम रिपीटेशन नहीं करते,
ये लाइन का अंतर समझ में आया? इसका मतलब रिवीजन में हम वो पढ़ते हैं जो हमको कम आता है या नहीं आता है, वो नहीं पढ़ते जो हमको ठीक ठाक आता है। इसका मतलब यदि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमको हिस्ट्री में सारे सेगमेंट्स में से इंपॉर्टेंट सेगमेंट, कुछ टफ सेगमेंट्स हैं जहां से प्रश्न नहीं बनते हैं, एनालिटिकल हैं, तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये ना पढ़ें कि लोथल में क्या मिला था और कालीबंगा में क्या मिला था, बल्कि उन क्वेश्चंस पर हाईलाइट करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के कारण क्या थे, इमरजेंस के कारण क्या थे। हम यदि पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो 14 से 32 तक क्या है ये रिवीजन ना करें, रिवीजन ये करें कि 21 को डिग्निफाइड लाइफ क्यों कहा जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में क्या अंतर है, क्या आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ से जुड़ता है, समझ पा रहे हैं? क्या आर्टिकल 17 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कितना सफल रहा है। मतलब एक होता है ट्रेडिशनल जनरल बेसिक नॉलेज और एक होता है एडवांस कंटेम्प्ररी नॉलेज। रिवीजन एडवांस कंटेम्प्ररी नॉलेज का किया जाता है, ट्रेडिशनल बेसिक नॉलेज को पढ़ना क्या कहलाएगा, रिपीटेशन। अब इसकी कोई डिफाइंड मेथड नहीं हो सकती, तो जब क्लास में किया जाएगा तो मैं तय करूंगा, लेकिन आप सबके लिए ये मामला सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, क्योंकि आपके लिए क्या चीज रिपीटेशन है और क्या चीज रिवीजन होनी चाहिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जिनको गणित आता है उनके लिए गणित रिपीटेशन है, टेक्निकल बैकग्राउंड, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए अनिवार्य रिवीजन है पेपर 4। जिनको लैंग्वेज आती है उनके लिए लैंग्वेज रिपीटेशन है पेपर 1। लेकिन जिनका छत्तीसगढ़ी में हाथ तंग है उनके लिए क्या होना चाहिए, अनिवार्य रिवीजन होना चाहिए। तो पहला बिंदु आपको समझ में आया, ये मैं आपको करके दे दिया हूं, ये आपको खुद से करना है। मैं क्लास में करवाऊं भी तो भी हर व्यक्ति का ये कौन सा, ये डब्बा अलग अलग है और इस डब्बे को बाइफरकेट किए बिना आप मई में न्याय नहीं कर पाओगे। क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि वह ज्यादा चीजें वो चीज ज्यादा पढ़ता है, ए जिसमें उसको मजा आता है, बी जो उसको आसान लगता है। और मजा और आसान क्या होता है, और सरल करके कहूं, अगले 3 महीनों में उस पेपर, उस खंड और उस टॉपिक, पेपर के अंदर खंड, खंड के अंदर टॉपिक, उस पेपर, उस खंड और उस टॉपिक को पढ़िए जिस पे आपका हाथ तंग है, जो आपको नहीं बनता है। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, नो वन कैन टेक फ्रॉम यू वॉट यू ऑलरेडी हैव। जो आपके पास ऑलरेडी है वो कोई आपसे ले नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? और इसीलिए जो नहीं है उसको पाने की कोशिश करो। हर व्यक्ति, हर टीचर, हर संस्थान अपनी तरफ से बेस्ट देगा, लेकिन वो जो शब्द आता है ना, टीचिंग और स्मार्ट टीचिंग, स्टडी और स्मार्ट स्टडी, यही सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के बीच का अंतर होता है, वरना पढ़ते तो सब है। तो यदि मैं पढ़ाऊं तो स्मार्ट टीचिंग होनी चाहिए, यदि आप पढ़ो तो स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। और स्मार्ट स्टडी का फार्मूला नंबर 1 टारगेटेड, फार्मूला नंबर 2 रिवीजन ऑफ व्हाट यू डोंट नो और लेस नो, तीसरा नो रिपीटेशन।
समझ पा रहे हो इसको? दूसरे बिंदु पर चलते हैं। मैं टारगेट कोर्स, रिवीजन कोर्स कोई वर्ड नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 3 महीने में तैयारी की रणनीति। तो पहली रणनीति समझ में आई। रणनीति नंबर 2, आंसर राइटिंग। ये हमने लिया था टाइम टेबल, रिवीजन, रिपीटेशन। हम समराइज करते जाएंगे ताकि आपको याद रहे। आप सबको पता है कि आंसर राइटिंग करनी चाहिए। जब से आपने पढ़ना शुरू किया है तब से आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रेगुलर नहीं है। गलत बोल रहा हूं? लेकिन अभी भी, मैं ये नहीं कह रहा आप में से कोई करता ही नहीं है, रेगुलर नहीं है। रेगुलर शब्द समझते ना, कि रोज 5 उत्तर लिखूंगा ही या लिखूंगी ही, ऐसा नहीं। अगले 3 महीनों में आंसर राइटिंग में कुछ चेंजेस लाने हैं। ठीक? यदि नहीं करते हैं तो अनिवार्य रूप से 1 घंटे करना है, सिर्फ 1 घंटे। ठीक है? करते भी हैं तो भी, 2 घंटा करते हैं तो भी कितना घंटा करना है? 1 घंटा करना है। 5 घंटे करते हैं तो भी कितना घंटा करना है? 1 घंटा। तो ये क्लियर है? तो 1 घंटा दोनों के लिए है, जो करते हैं और जो नहीं करते। ठीक? दूसरा, रियल टाइम सिचुएशन में करना है। और रियल टाइम सिचुएशन का मतलब है कि स्टॉप वॉच लगाकर टाइम लिमिट में इसको लिखना है। ठीक है? और यदि स्टॉप वॉच लगाकर टाइम लिमिट में इसको लिखना है तो इसका मतलब, एक पेपर में कितने खंड होते हैं? 3 खंड। 1 घंटे में कितने के आंसर लिखे जा सकते हैं? 1 खंड के पूरे। अब आपके पास टास्क है, 1 खंड में जो कितने अंक का है? 75। और जो 50 है उसको भी कितने का मान लो आप? 75। 50 छोड़ दो। 1 खंड में जो कितने नंबर का आता है? 75 का आता है। जैसे हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री, जैसे इकोनॉमी और सीजी ज्योग्राफी, जैसे फिलॉसफी और आर्ट एंड कल्चर, जैसे पेपर 7 पार्ट 1 और एडुकेशन। और बीच वाले जो हैं खंड, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, जैसे पॉलिटी एंड पब्लिक, या फिर यहां पर आ जाइए आप सोशियोलॉजी, या वहां चले जाइए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गेम्स। इन सबको भी कितने का बना लीजिए? 75 का। और देखिए कि पिछले साल जब पेपर आया था तो 1 खंड में कितने क्वेश्चन आते हैं? कितने वाले में? 75 वाले में। 50 को छोड़ दीजिए, उसमें कम आएंगे तो हमारे लिए दिक्कत नहीं है ना। हम 75 के हिसाब से तैयारी करेंगे तो 50 वाला उसी टाइम में यदि लिखेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा, तो वो 75 वाले में कहीं ना कहीं बोनस मिलेगा। प्रैक्टिस थोड़ी कठिन कर लो। 1000 मीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करोगे तो 750 मीटर आसानी से दौड़ लोगे। अब आपने कहा कि इसमें 30 वर्ड के 4 आ जाते हैं, 60 वर्ड के, मैं अंदाजा बोल रहा हूं, है ना, कि 2 आ जाते हैं, 100 वर्ड का 1 हो जाता है, 125 का, वैसे हर जगह होगा नहीं, 1 हो जाता है, 175 का 1 हो जाता है। मोटा मोटी हमने बोल दिया कि इसके 4 हो जाते हैं, इसके 3 हो जाते हैं, इसके 2 हो जाते हैं, इसका 1-1 हो जाता है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 11। वैसे कितने होते हैं, कोई बताएगा जिसने पेपर देखा हो? 1 खंड से 75 नंबर के। 17 to 18।
तो आंसर राइटिंग का मतलब है कि आप 1 घंटे में 17 से 18 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे। ये है आंसर राइटिंग। और जब तक 17 से 18 पहुंच ना जाएं, अपनी स्पीड बढ़ाते रहेंगे, अपना प्रेजेंटेशन सुधारते रहेंगे। ऐसे करता ही नहीं कोई आंसर राइटिंग। खाना पूर्ति के लिए 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, हो गया, वो आंसर राइटिंग है। वो कहां का आंसर राइटिंग, वो तो मजाक है आंसर राइटिंग के नाम पे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आएंगे कहां से? इसीलिए मैं साल भर पढ़ाते समय कहता हूं, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। जो भी पढ़ा रहा हूं कंक्लूजन ही है क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ही है क्वेश्चन। सबको कहता हूं क्वेश्चन बनाओ। अब बनाए होते तो मिल जाते। तो क्वेश्चन कहां से आएंगे? क्वेश्चन आएंगे उस दिन का जो आपका टारगेट स्टडी है, जो कहां से निकला है? टाइम टेबल से। तो टाइम टेबल में मान लीजिए आपका हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री 3 दिन में खत्म करनी है, तो 1 दिन में एंशियंट, 1 दिन में मिडिवल, 1 दिन में मॉडर्न। मजाक समझ रहे हो आप क्या है ये? 1 दिन में एंशियंट, 1 दिन में मिडिवल, 1 दिन में मॉडर्न, खत्म मामला। अब उसको पूरा करना है तो आप क्लास में हो, घर में हो, 8 घंटे पढ़ोगे कम से कम। देखो, आंसर राइटिंग सिर्फ कितना घंटा करना है? 1 घंटा। तो टारगेट स्टडी के दौरान आप इन 17 से 18 क्वेश्चन को जनरेट करोगे। और यहां उपयोगिता होती है ग्रुप की। कैसे? 3 लोगों का ग्रुप बनाया, और 3 लोगों का ग्रुप बनाकर आपने हर कोई 6-6 क्वेश्चन लेकर आया। एक 30 वाला, एक 60 वाला, एक 100 वाला, एक 125 वाला। आप समझ रहे हैं? और फिर उस 1 घंटे के लिए आप 3 लोग एक साथ एक जगह बैठे। जैसे खाना खाने बैठते ना, तहरी पर मुस्लिम लोग बैठते, नीचे बैठ गए, टेबल पे बैठ गए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसा ऊंचा रखे, पेपर रखा बीच में, और टाइम के साथ तीनों लोग या अलग अलग टेबल पर बैठ गए। 1 घंटे में एक दूसरे के मिलाकर आपने ये 10 मिनट में पेपर फाइनल किया आपने कि भाई तेरे ये क्वेश्चन लेंगे, तेरे ये लेंगे, तेरे ये लेंगे। इसमें टाइम सेव होगा। और 6 बनाना 6 घंटे पढ़ने वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे आसान तरीका है। ऐसे आप रोज कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? 17 से 18। 17 से 18 एवरेज में 15 इंटू 80 दिन, कितने क्वेश्चन हो गए? मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे आपका 60% पेपर आ जाएगा। ये सब स्मार्ट स्टडी की लड़ाई है, वरना स्टडी तो आप कर ही रहे हो। क्योंकि 3 दिमाग जब लगेंगे, भाई 3 दिमाग लगे, तो 3 दिमाग जब लगेंगे तो कुछ डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन होगा। 3 दिमाग जब लगेंगे तो एक इंटरनल कंपटीशन होगा, मुझे इससे अच्छे क्वेश्चन बनाना है, मुझे इससे अच्छा आंसर लिखना है, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो। और 3 लोग जब रहेंगे तो डिसिप्लिन रहेगा। एक मक्कारी करेगा तो बाकी तो बोलेंगे चल हो गया, चल लिखना है। अकेले करोगे तो आज लिखोगे, कल उससे बात करते हुए भूल जाओगे, अब परसों लिख लेंगे। तो 3 लोग चेक एंड बैलेंस हैं।
तीन लोग डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन है, तीन लोग लर्निंग फ्रॉम ईच अदर है। और वो कैसे आएगा कि सर लिख तो हमेशा लेते हैं, प्रॉब्लम होती है काहे में, चेक करने में। तो वो तीन लोग हैं ना, तो तीनों एक दूसरे का पेपर चेक करेंगे, दैट विल टेक हाफ एन आवर। अब जब तीनों एक दूसरे का पेपर चेक करेंगे तो यही होगा लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। दूसरा वाला अंडरलाइन करता है, पहला वाला ठीक है ना पॉइंट बनाता है, ये नया पॉइंट लाता है, इसने इसमें करंट डाल दिया था, इसमें इसने यूक्रेन डाल दिया था, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अब हो ये सकता है कि ये तीन तीन मैं ही बनवा दूं यहां पे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को शायद ये 16 बनाने में दिक्कत हो, पर मैं बैठे बैठे हर दिन मैं ही क्वेश्चन दे दूं ये वाले कि आज ये टारगेट है। मतलब इस बार मैंने ये सोचा है कि यदि हम पढ़ भी रहे हैं तो मैं वैसा नहीं करने वाला हूं कि बैठ के आपको चलो अब पढ़ते हैं पाषाण काल फिर सिंधु घाटी सभ्यता। इस बार सारा मामला कौन सा करूंगा मैं, बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाऊंगा, क्रांति तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे कई लोग हो सकता है सहमत ना भी हो, लोकतांत्रिक देश है भाई, उनके लिए क्रैश कोर्स का मतलब है कि पूरे टॉपिक को एक एक बार सरकिस करेंगे तभी मतलब है। बट माय ओपिनियन इज कि क्लास में 3 घंटे बैठकर 5 टॉपिक करने से अच्छा है अपनी जरूरत के हिसाब से घर में 15 टॉपिक कर लेना, और उन 15 टॉपिक पर आप मुझसे क्या ले जाइए, क्वेश्चन ले जाइए, फिर यहां वापस आइए और यहीं बैठकर क्या करिए उसकी, मतलब ये क्लास बदल जाएगी 3-3 के थिएटर में, समझ रहे हैं। अब वो बड़ा डिसिप्लिन्ड मामला है करने के लिए। 3-3 का थिएटर मतलब ऐसे राउंड टेबल जो होता है ना कि भाई 3 लोग कुर्सी ऐसी आड़ी कर लिए, बस यही दिक्कत है कि हमारे पास ये वो पैड नहीं है, तो पैड लाके आपको लिखना पड़ेगा। वो अच्छा होता कि हम आपको वो जैसा वहां पे होता है ना बेंच दे देते ऊंचा वाला, देखते नहीं तो कोई व्यवस्था हो तो ऊपर वाली जगह है हमारे पास। तो यहां पर आपका आना किन किन चीजों के लिए हो सकता है वो मैं सोच रहा हूं। अभी तक तो परंपरागत क्रैश कोर्स में आना किस लिए होता था, आप आओगे बैठोगे मैं गाना गाऊंगा आप सुनोगे घर जाओगे। अब मैं सोच रहा हूं कुछ अलग करते हैं, और इस अलग से सारे लोग सहमत हों जरूरी नहीं है, आपको ये बात लॉजिकल लगनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसमें यदि मैं नहीं भी हूं मेरे को बाहर कर दो आप, इसमें जो मेरे को करना था मैंने कर दिया, इसमें जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। हां यहां पर मैं कहां आपके लिए उपयोगी हो सकता हूं, इसके लिए आपको जगह दे दूं क्योंकि आप घर में मक्कारी करोगे, इसके लिए आपको क्वेश्चन दे दूं क्योंकि कई लोग क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, समझ पा रहे हैं। और इसके लिए मैं तय कर दूं, पर्ची निकाल दूं या आपको बोल दूं कि आपस में मिलके कर लीजिए, क्योंकि ये तो आप बना ही नहीं पाएंगे, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हम क्यों जाएं उसके पास, समझ रहे हैं ना भाई। हम सब के अंदर एक फूफा जी हैं जो कहते हैं कि हम क्यों ग्रुप बनाएं। अब आप इमेजिन करो कि एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो बोल रहा है कि मैं आपको 3 महीने पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने के नाम पर आपको बुला रहा है और सब आपसे ही करवा रहा है और बदले में फीस भी ले रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है। ठीक, तो मैं कहूंगा चलो मैं यहां पे पढ़ाते समय 3 घंटे बैठता हूं दिन में, मैं 3 घंटे बैठूंगा
पढ़ाऊंगा नहीं 3 घंटे, सिर्फ क्या करूंगा, मैनेज करूंगा। तो आप इस नए प्रयोग में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ें, और नहीं तो ये प्रयोग खुद से करें। भाई मुझे 3 घंटे बैठ के बोलना था, तो जैसे बोल रहा हूं, मेरे लिए पढ़ाना इज लाइक, मतलब जैसा आपके लिए उससे बात करना, समझ गए? अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना, तो वैसे ही मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। तो मैं बैठे बैठे आपको, और सारे विषय लगभग पढ़ाता हूं, तो मैं बोलता गया। हाँ, जो विषय मैं नहीं पढ़ाता हूं उसमें जरूर कोई बात हो सकती है। तो या तो मैं 3-3.5 घंटे बोलता रहूं, या 3-3.5 घंटे आपसे ये करवाऊं, और आपकी जिंदगी अगले 3 महीने के लिए नरक बना दूं। तो मेरा ये मानना है कि अगले 3 महीने की रणनीति में दूसरा हिस्सा, जो सबसे ताकतवर हिस्सा है, वो यही है। कौन सा वाला? आंसर राइट। और इसके लिए भी, जैसे पहले वाले के लिए मैंने कहा था, ये जरूरी है कि आप एक बार पढ़ चुके हों। दूसरे वाले के लिए तो अनिवार्य है कि आप एक बार पढ़ चुके हों, वरना मैं 18 क्वेश्चन आपको दूंगा, एंशिएंट पे आप लिखोगे कैसे? तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 दिन के टारगेट तय किए कि इन 3 दिनों में हम पढ़ेंगे पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक। फिर मैं आया क्लास में, एक दिन पहले से, आपको पता है, मैं आया क्लास में, ठीक। और चूंकि ये यहां पर आपका वो वाला टास्क खत्म हो गया, ये तो मैंने इसलिए बताया था आपको कि यदि आप घर में ही करेंगे तो यदि आप मेरे साथ नहीं भी हैं तो ऐसा करिए। और आने के बाद मैंने आपको फटाफट 18 क्वेश्चंस लिखवा दिए। 1 घंटे का आपको टाइम मिला, उस 1 घंटे में आपने लिखा। उसके बाद आधा घंटे में मैंने उसका आंसर एक्सप्लेन किया कि मैं होता तो ये लिखता। और उस आधा घंटे के आधार पर आपने नोट किया, आपने बाकी लोगों का पेपर चेक किया। तो जब आपने चेक किया तो उनके पेपर से आपने सीखा, और ऐसे करके हम आंसर राइटिंग को एक रेगुलर प्रैक्टिस बना सकते हैं। तो ये 3 वाले ग्रुप की भी जरूरत नहीं होगी यदि हम इस चीज को क्लास में करने लगते हैं। बस आप आए, मैंने क्वेश्चन दिया, आपने 1 घंटे उसको लिखा, फिर मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, फिर आपने उस पेपर को चेक किया, चेक करके आपने नंबर दिया। वो फिर आपके व्यक्तिगत उसका हिस्सा है, ठीक है ना, मेरी समझ के आधार पर इतना हमको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो मैंने ही बताया ना। तो मैंने चेक करने से पहले आप सबको अपना एजेंट बना दिया, और ये बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा होगा तो इतने नंबर देना, ऐसा ऐसा होगा तो। लेकिन फिर भी वो 100% ऑब्जेक्टिव तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव तो आएगी। आपको राइटिंग अच्छी लगी तो आपने कुछ कर दिया, तो वो सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी जांचने वाले मशीन नहीं, मानव है। तो ये दूसरा हिस्सा है जो बहुत जरूरी है। तीसरा हिस्सा जो इन 3 महीनों में आपकी रणनीति का होना चाहिए, वो है टेस्ट सीरीज। एक घंटे बैठ के लिख देना एक बात है, 1 घंटे बैठ के लिख देना बेसिकली खंडवार टेस्ट ही है। कई लोग खंडवार टेस्ट करवा भी रहे हैं, कई जगहों पर आप, मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता रहता हूं, इससे इसके बीच इसका टेस्ट होगा, उसका टेस्ट होगा, ठीक। तो वो काइंड ऑफ मेंटोरशिप वाला ही मामला है क्रैश कोर्स में। अब बात यह है कि जो मेंटोरशिप कर रहा है वो मेंटोर बनने के लायक है या नहीं, क्योंकि इस लेवल पर मेंटोरशिप करने के लिए मेंटोर का भी मेंटोर जैसा होना जरूरी है। मेंटोर के पास भी मैनेजमेंट स्किल, ओरेटर स्किल, ये सारी चीजें एक लेवल पर होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। वरना तो कोई 2 बार मेंस लिख के भी मेंटर बन सकता है। भाई कई आपके मेंटर होंगे, भैया ने 2 बार मेंस लिखे,
आंसर राइटिंग का मतलब, वो टेस्ट सीरीज का मतलब यहां पर जो है वो खंडवार टेस्ट से नहीं, क्योंकि खंडवार तो आप रोज ही लिख रहे हो। खंडवार टेस्ट जो है, मैंने कहा हर दिन कितने नंबर का टेस्ट लिखेंगे? 75। हमारी परीक्षा का सबसे बड़ा खंड कितने का होता है? 75। तो बताओ खंडवार टेस्ट कितने का हुआ? कितने हुए? यदि 80 दिन क्लास चली तो आपने कितने खंड पर टेस्ट लिखा? बस यह है कि वो पूरा खंड नहीं लिया हमने, खंड के अंदर खंड बनाया। जैसे इतिहास एक खंड था तो उसको हमने 4 खंड में बांट दिया। संविधान एक खंड था तो हमने उसको 4 खंड में या 2 खंड में बांट दिया, 2 संविधान के और 2 लोक प्रशासन के। और उस पर उतना ही लिखा जितना 75 में लिखा जाता है। तो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए या तो 1 पेपर या फिर संभव हो तो कितने पेपर? 2 पेपर इन अ डे। तो आप रामलाल की दो, श्यामलाल की दो, मोहनलाल की दो, भजनलाल की दो, टेस्ट सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि नहीं किसी कंपीटेंट टीचर के द्वारा। कंपीटेंट वर्ड अंडरलाइन है ना? और वो कंपीटेंट आपको एक ही दिन में समझ में आ जाएगा जब वो एक्सप्लेनेशन देगा तो, कि गलती हो गई या ठीक है। क्योंकि जब टीचर एक्सप्लेनेशन देगा तो उसका कैलिबर समझ में आ जाएगा, भले ही क्वेश्चन उसने खुद बनाया हो। और यदि आपको वहां बैठ के लगा कि यार इससे अच्छा आंसर तो मैंने ही दे दिया, तो अगली बार से आप एक्सप्लेनेशन सुनने के इच्छुक नहीं रहेंगे। यानी टेस्ट सीरीज का महत्व खत्म, वो सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगी, जो आप में से कई ने अनुभव किया भी हो शायद पहले। और यदि उस टीचर ने यहां बैठकर खड़े होकर ये बार बार साबित किया कि तुम गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तो वो कंपिटेंट है। मतलब गधा साबित करना आपको कंपिटेंट नहीं है। गधे हो का मतलब कि यार सर किस लेवल पर उत्तर बता रहे हैं और हम किस लेवल पर सोच रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो क्लास आपके लिए लर्निंग है। टेस्ट सीरीज का महत्व शुरू। समझ गए टेस्ट सीरीज का मतलब? तो सब टेस्ट सीरीज चला रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज के संदर्भ में इस भाव को याद रखिए। 7 पेपर जिसके भी साथ आप दे रहे हैं, ये उसकी आवश्यकता रखिए। और बहुत सारे लोग हैं, मैं और मेरे अलावा भी, जो कंपिटेंट हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से पेपर का क्या दें, एक्सप्लेनेशन दें, ताकि आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकें। समझ पा रहे हैं? और सबसे आखिरी हिस्सा होता है टाइमली चेकिंग। अब या तो वो टीचर, भाई 10-5 बच्चे हो तो टीचर खुद ही कर दे, 50 बच्चे तक भी हो तो टीचर कर सकता है एक आध हफ्ते में। या फिर ये कर सकता है वो कि कोई सिलेक्टेड बच्चे हों पिछले साल के, उनको अपना एक्सप्लेनेशन भेज दे और बोले इस आधार पर पेपर चेक कर दो। मतलब सारी चीजें होती हैं। मैं ऐसे क्यों बोलूं कि टीचर खुद ही करते हैं? बट इन बोथ द केसेस एक टाइम लिमिट में आपका पेपर चेक होकर मिल जाए, क्योंकि वो उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। जो फायदा होना था वो टीचर के एक्सप्लेनेशन से खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? टेस्ट सीरीज के नंबर को दिल से नहीं लगाना चाहिए, ये मेरी पेटेंट लाइन है। गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ये मैं बार बार बोलता हूं। तो टॉप कर जाओ तो चढ़ो मत, फेल हो जाओ तो चिढ़ो मत, डरो मत। क्योंकि यहां पर जो नंबर मिल रहे हैं उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बहुत सारी भूमिका है। और जब आपका पेपर रियल टाइम चेक होगा तो उस समय जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, क्या हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन से नंबर आएंगे। ये आपको प्रैक्टिस मैच की तरह है ये। और प्रैक्टिस मैच में स्कोर करने वाला मैच में भी रन बनाएगा, ये जरूरी नहीं है, बस पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
लेकिन प्रैक्टिस मैच की तुलना आप रियल मैच से नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी टेस्ट सीरीज में मैंने 3-4 बातें बोली कि टेस्ट सीरीज 3 घंटे या 6 घंटे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है। टेस्ट सीरीज में दूसरी बात यदि हम कहें तो क्या कहा मैंने, एक्सप्लेनेशन बाय कंपिटेंट टीचर, वो वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं मैं, होना चाहिए, जिससे आपको लर्निंग बना रहे कि यार अभी हमको अपना लेवल और उठाना है। तो एक्सप्लेनेशन, और तीसरी चीज, एक टाइम फ्रेम में कॉपी चेक होकर मिल जानी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि कई लोग कह रहे हैं हम टेस्ट सीरीज तो लेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं देंगे। तो यदि आप टेस्ट सीरीज लेंगे और रिजल्ट ही नहीं देंगे तो फिर क्यों देंगे? अच्छा, मैं वो सही है, क्योंकि मैंने कहा कि टेस्ट सीरीज के नंबर से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मुद्दा यह है कि हम इंसान हैं और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हमारी एंजाइटी खत्म नहीं होगी। तो टेस्ट एक समय में चेक होकर क्यों मिलना चाहिए? आपके मन को शांत करने के लिए, बस, इसके अलावा कोई फायदा नहीं है, ना उसके नंबर से, ना उसके परफॉर्मेंस से, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन एंजाइटी में इंसान अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा और उसके दिमाग में यही रहेगा यार वो टेस्ट में कितना आया मेरा, कितना, क्योंकि मैं कितना भी बोल दूं नंबर दिल से मत लगाइए, आप लगाओगे। मैं बार बार बोलूंगा तो भी आप दिल से लगाओगे, बस ये है कि इतनी बार बोलूंगा तो थोड़ा कम लगाओगे। गॉट इट? तो ये क्या होनी चाहिए? टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज में ये 3 चीजें होनी चाहिए। ठीक। अब चौथा हिस्सा आपकी रणनीति का, लाइफस्टाइल फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, अगले 3 महीनों की दिनचर्या। ये इन तीनों को ये तय करेगी कि आप ये तीनों कर पाओगे कि नहीं। पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में बताया है, उसके लिए मुझे पॉइंट 4 चाहिए। और आप जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ही आइए, वरना दिल्ली आईएएस और मेरी रोजी रोटी ठीक चल रही है। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं बीच में कोर्स से भगा दूंगा, फीस भी ले लूंगा। गलत लग रहा है पर मैं ऐसे ही हूं। यानी यदि आप ऐसी मेहनत नहीं कर सकते, यदि आप ऐसा लाइफ नहीं जी सकते, तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, प्लीज डोंट फाइंड सम इजियर प्लेस फॉर यू, मे बी दैट मे गिव यू मोर कंफर्ट। तो ये वैसे ही है जैसे आर्मी में होता है, आप आ तो गए स्पेशल यूनिट बनने और फिर 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद बोले सर, तो अब आप तो आर्मी में आ गए, तो फिर आपको भगा दिया जाता है, बोला जाता है अब अगले साल ट्राई करना, अभी ये दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। तो जो मैं कह रहा हूं कि इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो मेरी है वो चाहिए कंप्लीट आइसोलेशन फॉर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। मेरा बेटा 6th में है, अभी मैंने उसको कहीं पढ़ने भेजा है,
उसको आधा घंटे के लिए फोन मिलता है 8 से 8:30। गुरुकुल जानते हैं? मैंने गुरुकुल में नहीं भेजा, मैंने गुरुकुल का एकदम उल्टा जो होता है ना, अल्ट्रा मॉडर्न, आईबी, वहां भेजा है। मतलब आप कहीं ऐसा ना समझो, इसलिए बता रहा हूँ। 45 कंट्रीज के बच्चे हैं वहां पे, 45 देश। तो आपको लगेगा यार मस्त लग्जरी होगी, एक नौकर होगा, एक ड्राइवर होगा, एक चपरासी होगा। कुछ भी नहीं। जैसे अस्पताल में रूम मिलता है, वैसा एक रूम है इतना बड़ा जिसमें 3 बेड लगे होते हैं। वो बेड उतना ही चौड़ा है जितना अस्पताल का होता है, आप करवट लो तो गिर जाओ। एक जो हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, माँ साहब की एक लकड़ी की अलमारी होती थी जिसमें डस्टर और कॉपी रखते थे, याद है? जो मॉनिटर होते थे वो रखते थे। वैसी एक अलमारी है उसके पास कपड़ा रखने के लिए। एक जो नीचे पे चेयर वो पीछे पे रखी हुई है, नीलकमल की, बिना हत्थे की, वो चेयर है उसके पास, और एक टेबल है। एंड दे चार्ज द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन अ ईयर इन इंडिया, ऑलमोस्ट वन, मतलब 50% मोर देन दून स्कूल। दून समझ रहे हैं आप? वो जो राजीव गांधी पढ़ा। एंड दिस इज द फैसिलिटी दे गिव। उसको देते हैं सिर्फ 8 से 8:30 मोबाइल। अब उस पे तो रेगुलेशन हो जाता है, आप पे कैसे होगा? तो मैंने कहा नो फैमिली फ्रेंड, ओनली हाफ एन आवर टू टेल योर फैमिली फ्रेंड, फियांसे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कि मैं जिंदा हूं। बस कर सकते हो तो करो, नहीं तो मत करो। ठीक है? अब इसमें आपकी ईमानदारी भी बहुत काउंट करेगी, क्योंकि मैं किसके रूम में जा जाकर कब तक वो करूंगा। लेकिन जो खुद से बेईमान है, उसको ये लग रहा है कि मेरा नुकसान कर रहा है। सच क्या है? खुद का नुकसान कर रहा है। समझ गए? तो कंप्लीट आइसोलेशन ये बहुत जरूरी है। और एसोसिएशन का एकमात्र जरिया क्या है? मोबाइल। ठीक। नो होम विजिट टिल मेंस ओवर। एक्सेप्ट एक्सट्रीम कंटिजेंसी, कि घर में कोई दुख हो जाए, सुख में नहीं। आपके भाई की शादी है तो बोल दो उसको कि कर लो, मैं शादी के बाद मिल लूंगा। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी मिसाल देगा कि मेरी शादी में नहीं आया था तब उसका सिलेक्शन हुआ, और नहीं हुआ, चले गए शादी में तो बोलेगा तू नहीं आता तो मैं नहीं करता क्या? तो आपके घर के समारोह और आयोजन आपके बिना हो जाएंगे, और आप सिलेक्ट हो गए तो वो आयोजन बड़े भव्य माने जाएंगे कि आपने उनको भी मिस किया था। हाँ, दुख आप समझ ही रहे हैं कि घर में कोई कंटिजेंसी आ गई, आपदा आ गई। तो मैंने कहा नो होम विजिट टिल एंड ऑफ मे, 31 मई, या जहां तक आपका पेपर जा रहा है। ठीक। ये बात अलग है कि आपने अपना मेंस का सेंटर वहां रखा हो। वो मेन सेंटर, यू विल रिसाइड इन बिलासपुर। होली में भी हो सकता है, होली वाले दिन भी मैं आपको बुला लूं, बोलूं चलो कुछ बात करते हैं, तो 2 दिन जो अभी छूटे हैं वो वहां काम आ जाए। अरे अभी 23 तारीख से 27 हो गया ना, तो होली में निकाल लेंगे उसको। 3 दिन खराब हो रहे थे उसमें। नो होम विजिट। क्लोज और सस्पेंड ऑल सोशल मीडिया अकाउंट टिल एंड ऑफ मे। पढ़ते हुए, आंसर राइटिंग करते हुए, सौरभ सर से मिलते हुए फोटो नहीं डाल पाएंगे आप। सस्पेंड और क्लोज।
है ना, एंड वायलेशन ऑफ एनी ऑफ दीज विल बी पनिशेबल, एंड माय पनिशमेंट कैन बी 2 दिन की क्लास आपकी वो कर दी, 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, या पूरे कोर्स से बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा क्या कर सकता हूं मैं आपको? आपका पनिशमेंट होगा कि मेरा साथ आपके लिए कम हो जाएगा, वो कुछ दिनों के लिए हो, और आप शायद इसीलिए आए कि मेरा साथ मिले, यही पनिशमेंट होगा। तो धोखे से भी कहीं से मुझे दिख गया, और इसमें आप सबकी मदद लगेगी। बंद करो आप सारे अकाउंट्स, कर पाओगे? अब ये सब यदि आप कर रहे हो, सो आई विल नीड 2 to 3 hours of yours here in the class। कितने चाहिए मुझे? सिर्फ आपके 2 से 3। जब मैं रेगुलर पढ़ाता तब भी कितने घंटे पढ़ाता? 3 साढ़े 3। तो मुझे सिर्फ आपके कितने चाहिए? 2 से 3 घंटे। और जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं ना, उसका भी सप्लीमेंट दूंगा मैं। एक्चुअली क्या है कि 3 महीने ही हमारे पास हैं, तो या तो पढ़ा सकता हूं या ये सब करवा सकता हूं, दोनों साथ में नहीं हो सकता। लेकिन इसमें ये दिक्कत तो है कि जिनने पढ़ाई नहीं है वो क्या करें? तो आई विल गिव यू ऑल माय क्लास वीडियोस ऑन ऐप। उसमें से सिलेक्टिवली आपको जो टॉपिक नहीं बनता है उसको मेरी क्लास समझकर पढ़ लीजिए। सो द होल, 2 चीजें होती हैं टारगेट में, एक होता है पढ़ाना, एक होता है पढ़वाना, प्रबंधन, दोनों होगा। पिछली बार तक सिर्फ क्या होता था? पढ़ाना। और कितने घंटे होता था? 3 घंटे। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पढ़ाना है, ये वाला काम आपको पढ़ाना की जगह क्या है? पढ़ना है। और यहां आकर मुझे आपसे पढ़वाना है, आपको समझाना है, आपको क्वेश्चन देना है, आपसे आंसर राइटिंग करवाना है, आपसे एग्जाम दिलवाना है, और आपको मजबूर करना है कि आप दिन में कम से कम 15 घंटे पढ़ें। 8 घंटे सोएं, 1 घंटे नहाए धोएं खाए पिए, बस 15 घंटे। समझ रहे हो? वो सेमेस्टर में आपने 2-3 दिन किया था, फिर बीमार हो गए थे, याद है? वही वही 3 महीने तक करना है। बारह से 15 घंटे दिन के निकालने हमको। और यकीन मानो, ये यदि कर रहे हो आप तो ये उतना ही है जितना 15 महीने के लॉन्ग टर्म कोर्स में लोग पढ़ते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो 2-3 घंटे पढ़ते हैं। तो 3 5 जा 15, और 3 महीना 5 जा 15, 3 आवर्स 5 जा 15 आवर, 3 महीना 5 जा 15 मंथ। इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं अज्ञातवास लेता था तो 3 महीने में वो पढ़ लेता था जो लोग 1.5 साल में पढ़ पाते थे। तो ये उतना ही पढ़ना होगा, पर चीजों को जोड़ना पड़ेगा। और हो सकता है कि ऐसा काम पहले किसी ने किया भी हो, या अगली बार से कई लोग करें। लेकिन मेरे लिए ये मेरा इंडिजीनियस प्लानिंग है, खुद का स्वदेशी, जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। 2 से 3 घंटे क्लास में, ठीक, 3 से 6 घंटे क्लास वीडियो। देखो, आपकी आंसर राइटिंग इन्हीं में हो जाएगी। किसमें? 2 से 3 घंटे। तीन से 6 मतलब 6 उनको देखना है जो अभी एकदम मेंस में कुछ नहीं जानते, वो कम से कम 2 से 3 क्लास देखें। जिनको पूरा रिवीजन करना है,
रिपीटेशन भी करना है उनके लिए। लेकिन वो लोग जो एक बार पढ़ चुके हैं वो सिर्फ वही वही हिस्सा देखें जो उनको समझ में नहीं आता या जहां पर कठिन लगता है। चॉइस सारी रहेगी। ठीक, तो ये 3 से 6 घंटा आपका ये वाला हिस्सा हो गया। यदि इसको हम मैक्सिमम में लेकर चलें तो कितने घंटे हो गए? 9 घंटे हो गए। एग्जैक्टली 9 घंटे हुए। ठीक है, बचे 3 घंटे जो रहेंगे उसमें आप नेक्स्ट डे का जो टारगेट है उसकी फर्स्ट रीडिंग करेंगे और प्रीवियस डे का जो पढ़ा था उसका रिवीजन करें ताकि आगे पार्ट पीछे सपाट ना हो। और अगले दिन जो आंसर राइटिंग वगैरह आप करने वाले हैं, क्योंकि ये तो वीडियो बस देखा आपने, तो जब आप अगले दिन आकर यहां 2-3 घंटे में मैं आपको 18 क्वेश्चन दूंगा और आप 18 क्वेश्चन पे लिखोगे, तो उन 18 क्वेश्चन पर लिखने के लिए जो आपने वीडियोस देखे, खुद से पढ़ाई की, देखो वीडियो सबको देखना जरूरी नहीं है, यानी ये 6 घंटे जो मैंने बोला है घर वाले, इसमें आप चाहो तो वीडियो देखो, चाहो तो खुद से पढ़ो, चाहो तो अपनी किताब से पढ़ो, चाहो तो अपने नोट से पढ़ो। इस दौरान आपको अपने आप को तैयार करना है, रीडिंग करनी है अगले दिन के टारगेट के लिए। कौन से टारगेट? कितने क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन के लिए। समझ रहे हैं? और उन 18 क्वेश्चन के लिए 6 घंटे पढ़ने के बाद आप घर में भी तो कुछ सिनॉप्सिस बनाएंगे ना, वो रहेगा 1.5 घंटा अगले दिन की तैयारी। वो दोनों आपको एक जैसे लग सकते हैं पर थोड़ा सा अंतर कीजिए। और एक जो पिछले दिन किया था उसका क्या होना चाहिए? रिवीजन। ये 12 है। ठीक, ये 12 को करने में 15 हो जाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि आप एग्जैक्ट टाइमिंग पे सारी चीजें खत्म नहीं कर पाएंगे। तो 3 घंटे भूल चूक लेनी देनी। हाँ, जो 12 को एग्जैक्ट 12 में करेगा वो कॉम्पिटिटिव एज में रहेगा, क्योंकि वो दूसरों की तुलना में 3 घंटे ज्यादा अपने पास रखेगा और उस 3 घंटे में उसको जहां पे जो चीज पढ़नी है, रिवाइज करनी है, करंट से जोड़ना है, ये करना है, वो करना है, वो एक्स्ट्रा कर पाएगा। लेकिन करंट के लिए, मिसलिनियस के लिए, अपने कमजोर एरियाज के लिए यदि आपको टाइम निकालना है तो 12 से 15 के बीच का जो टाइम है उसी को आपको निकालना पड़ेगा। यदि 12 में एग्जैक्ट करोगे तो 3 मिलेगा, 13 में करोगे तो 2 मिलेगा, 14 में करोगे तो 1 मिलेगा, 15 में करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई के घंटे आप पूछते हो ना, चाहे मेरे साथ करो चाहे घर पे करो, 12 घंटे मिनिमम। समझ गए? जिसमें 3 क्लास के, 3 नेक्स्ट डे और प्रीवियस डे के, और 6 पढ़ने के। पढ़ना खुद से, किताब से, पिछली कोचिंग के नोट से, सर के वीडियोस से, जिससे चाहो उससे करो। एंड दिस विल बी विथ यू एग्जैक्टली फॉर, आप समझ रहे हैं ना? अब देखो इसमें क्या होता है कि यदि एक साथ आपको दे दिया सब एक साथ, समझ रहे हो, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आपको वही दिया जाए जो अगले दिन आने वाला है और आपको मजबूर कर दिया जाए कि यदि अभी से लेकर कल 1 बजे तक नहीं देखा तो ये हट जाएगा। अब समझे? तो अब आप ऐसे नहीं होंगे अब कल देख लेंगे ना यार। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि मान लो जो टॉपिक इस बार हैं वो आपको आते हैं, तो उस दिन आपके पास वीडियो में पढ़ने को कुछ नहीं रहेगा। फायदा नुकसान समझ रहा है आपको? लेकिन यदि सारा दे दिया तो क्या होगा?
आप उसी दिन अगले दिन का टारगेट पढ़ो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके मन में यह है ये तो कल भी डला रहेगा। तो लागत लाभ मूल्यांकन पर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर, फायदा नुकसान दोनों में है ये जानते हुए भी हमने ये तय किया है कि हम आपको एक टाइम पीरियड के लिए ही वीडियो देंगे। और रात गई बात गई, और आप अगले दिन यानी उस दिन, ये जैसे यहां क्लास होती है भाई, यदि यहां क्लास हुई और आप उस दिन नहीं आए तो रात गई। तो वहां पर भी क्लास की तरह वीडियो डाले जाएंगे, एक साथ सारा वीडियो नहीं मिलेगा। उसी दिन आपको घर में उसको देखना है, और देखने के बाद अगले दिन उस पर आंसर राइटिंग करनी है। तो इस बार के कोर्स में, अब आप इसको पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव, अंतर यह है कि पॉइंट 1, हम सिर्फ पढ़ाने की बजाय पढ़ाने के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्लास में करेंगे, और वो है क्वेश्चन मेकिंग, आंसर राइटिंग, आंसर एक्सप्लेनेशन, आंसर चेकिंग, कंपटीशन, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। तो ये पिछली बार से तो डबल है। पिछली बार हमने टारगेट में ऑनलाइन ही दिया था, और जो पढ़ाने वाला काम है उसको हर दिन की क्लास के हिसाब से डालेंगे एक दिन में। और कई बार यह भी हो सकता है कि एक दिन में आपको 10 घंटे का वीडियो भी दिया जाए। तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम यदि 10 घंटे का दे दिया आपको, क्योंकि वीडियोस रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। एक और चीज, वो चीजें जो पुराने वीडियोस में इररिलेवेंट हो गई हैं, इररिलेवेंट समझ रहे हैं? छत्तीसगढ़ के आंकड़े, बजट, भारत का बजट, ठीक, नए नए निबंध, पेपर 7 पार्ट 2, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ऐसी लगभग 15-20 क्लासेस यहीं पर ली जाएंगी। यानी आपके सिलेबस के दो हिस्से हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा कंटेम्पररी। तो कंटेम्पररी यहीं पर लेंगे, ट्रेडिशनल का पूरा पॉलिशिंग, आंसर राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन मेकिंग यहीं पर करेंगे। समझ गए? सिर्फ ट्रेडिशनल कहां पर देखेंगे हम? घर पर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ हाइब्रिड कोर्स। दृष्टि ने लाया इसको, मैं वहीं से कुछ कुछ सीखता हूं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। जिनकी ऑफलाइन में जरूरत नहीं है 3 महीने में, या जिनसे टाइम वेस्ट होता है, उसको हटाया है हमने। और टाइम नहीं होने के कारण जो हम नहीं कर पाते थे आज तक, जैसे यहीं पर आंसर राइटिंग, यहीं पर क्वेश्चन बनाना, यहीं पर एक्सप्लेनेशन, उसको हमने डाला है। सो दिस टारगेट कोर्स इज 2 times better than what happened used to happen previously. The only difference is that this is something innovative, new idea, जिसमें सारे लोग को डाउट्स अपने अपने हो सकते हैं, जिसके लिए मैं बैठूंगा, ठीक है। पर ये कोर्स चूंकि पिछली बार से डबल है, इसलिए फीस डबल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप इस स्टार्टअप में साथ देंगे तो वो वही रखेंगे, क्योंकि डबल करेंगे तो फिर तो ये वैसी हो जाएगी जैसी लॉन्ग टर्म की होती है, तो ठीक नहीं रहेगा। तो उसको रैशनलाइज ही रखेंगे जैसे पहले था, ये डाउट हो तो, क्योंकि हम मिलकर कुछ उस ढंग से सोचेंगे। यह लाइफस्टाइल पे आइए। अभी ये तो पढ़ाई के घंटे हुए, है ना। अगली चीज चाहिए मुझे, वो जो पहला पॉइंट था उसी का कंटिन्यूएशन है। फोन कितनी देर के लिए चालू होगा? आधा घंटे के लिए। वो आधा घंटा आप उन सब से पूछ के तय कर लीजिए जो आपकी आवाज सुने बिना मर जाते हैं। ठीक।
आधा घंटा है आपके पास सोशल मीडिया में अपनी भड़ास निकालने के लिए। फोटो डालना है, फोटो भी डालिए। नर्क भोगते हुए, सौरभ सर्क का नर्क भोगते हुए, ठीक है। पर यकीन मानो, यदि ये नर्क भोग लिया तो इस समुद्र मंथन से जो विष निकलेगा उसको मैं रखूंगा, अमृत आपका होगा। विष का मतलब होगा मेरी क्रेडिबिलिटी। इनका टारगेट कोर्स फेल हो गया। इस समय मेरे लिए विष, जहर, ये नहीं है कि कितने पैसे आए, कितने बच्चे आए। ठीक ठाक इज्जत हो गई है एकेडमिक सर्कल में। तो यदि इस समुद्र मंथन से विष निकला, ठीक, तो वो विष वैसे भी आपके साथ ही जाना था, क्योंकि भाई यदि वो नहीं हुआ, हमने तो जैसे पढ़ाना था पढ़ाया, आप वैसे भी पढ़ते हमारे साथ, तो जो नुकसान होना था वो तो था ही। लेकिन मेरी क्रेडिबिलिटी का मामला होगा। लेकिन यदि ये क्लिक कर गया, जो मुझे भरोसा है, तो इस बार 50% नहीं, 80% प्लस सिलेक्शन होंगे टारगेट कोर्स। क्योंकि इसमें वो भी है जो पहले होता था, वो भी है जो पहले कभी नहीं हुआ, वो भी है जो आगे सब करेंगे। सब चीजें सोच के डाल दी हैं मैंने। लेकिन ये हो नहीं, इसलिए नहीं पाता था क्योंकि एक, अपनी इज्जत का जोखिम लेने की मेरे पास हिम्मत नहीं थी। अब तो शार्क हो गया मैं। और दो, आप सब साथ देंगे ऐसा भरोसा नहीं था। जब आप यहां आ गए तो आप इसमें भी साथ देंगे, मुझे पता है। गांधी चौक से यहां, तो यदि ऐसा कर पाए हम तो ठीक ठाक रिजल्ट आएगा। इस लाइफस्टाइल में दो चीजें और जोड़िए आप। एक, फूड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। प्योर सात्विक, सादा, लो कैलोरी, हाई एनर्जी। इस पे आप लोग मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे। घर में ये सब मैनेज करना आसान होता है। जब हॉस्टल का डब्बा आता है तो वैसे ही वो लो कैलोरी और लो एनर्जी हो जाता है ना। पर मैं ये करवा दूंगा कि आप सब या हम सब सहमति से एक फूड चार्ट बना लें और एग्री कर लें, तो नीचे जो मेस है वो हमारा ही है। मैं टारगेट वालों का एक अलग टाइम बना दूं कि इतने बजे से इतने बजे। अब उसमें मिक्स हो जाएगा, कुछ सोता है, कोई जागता है, लेकिन आपका एक आई कार्ड रहेगा, उसको देखकर आपको वही खाना दिया जाएगा। मैंने कहा ना, सिर्फ आपके रहने का नहीं करवा पा रहा हूं मैं। और यदि आप सब लड़के होते ना तो मैं ऊपर वाले हॉल में बेड लगवा के रखवा देता, खाली है मेरे पास। भाई लड़के एक दूसरे की बदबू और बदनीयती दोनों सहन कर सकते हैं। इतने बेड लग जाते, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि हो जाता। और बाकी गर्मी आ रही है, छत पे लगा देते। बाकी नहाना दोनों और पढ़ना ही तो है। आओ पढ़ो, आओ पढ़ो। छत पे सो, छत बहुत बड़ी है, जितना बड़ा है पूरा छत है। तो फिर वो पूरा अस्मिता हो जाती विथ फीस। चैरिटी करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि कहां की जाए, किन के लिए की जाए, और वो आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं। यू कैन नॉट डू इट एवरीवेयर। ठीक। और आज तो दुनिया में हर चीज की वो है कीमत। तो फूड हैबिट
फ्लेक्सिबल रखा हूं, पर मैंने कहा कि हमारे टारगेट में मान लो हम 50, 75, 100 जो भी लोग शुरू करते हैं, मैं 50 पे आ गया हूं क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। तो हम आपस में बैठकर ऐसे 4 लाइन में तो बैठ जाएंगे, ये तय कर लेंगे कि हम क्या क्या खा सकते हैं, और यदि उस पर सारे एग्री करें तो कम से कम ऐसा सुनिश्चित करें कि फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द या सर दर्द सारा खाने से जुड़ा है। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्थ की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिन वो जिंदल में गुजारा था जहाँ केजरीवाल वगैरह जाते हैं ना, बेंगलोर, और मुझे पता चल गया कि शरीर के हर चीज का संबंध एक ही चीज से है, वो है आपका खाना। ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, सर दर्द हो, पेट दर्द हो, एनर्जी हो, आलस हो, सब एक चीज से तय होता है, और वो है खाना। जैसे गाड़ी का हर पार्ट उसके ऑयल से तय होता है, जो फ्यूल है, फ्यूल की प्योरिटी से, वैसे ही शरीर की हर चीज फूड की प्योरिटी से तय होती है। ठीक। गैदरिंग इकट्ठी नहीं है, वरना मैं सबको बोलता कि आधा घंटा। अरे भाई 15 किए ना हमने, 15 के बाद कितने घंटे बचे? 9। सोना कितना घंटा है? 8। कुछ लोग 7 भी सो सकते हैं, 8 अधिकतम है। हाँ, 6 से 8, 3 महीने यदि 6 भी सोए तो 3 महीने का स्लीप डेप्थ आगे कवर हो जाएगा। तो आधा घंटा यदि हम एक साथ रह रहे होते तो मैं आपको एक ट्रेनर भेजता जो आपको 20 मिनट में पसीने से नहला के 10 मिनट योगा करवा देता। पर फिर वही बात है। ठीक। अच्छा, मैं वैसा हूं नहीं कि यहां बैठ के मेरे से मैं ना करवाऊंगा कि भाई मेरा हो गया, अब चलो अपन लोग भजन करते हैं, मेरे से नहीं करवा, मैं ऐसा नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन मैं इन चीजों को नकारता नहीं, मैं इनका मजाक नहीं बनाता। हर व्यक्ति जो चीज करवाता है, मैं ये मानता हूं कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं छत्तीसगढ़ में, जो यहां बैठा या खड़ा है वो कभी जो वहां बैठा है उसका अहित नहीं चाहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी योग्यता अलग अलग है, और उससे धोखे से अहित हो जाए तो अपन कुछ नहीं कर सकते, पर चाहेगा नहीं। इंटेंशन कभी भी यहां बैठने वाले के इम्प्योर नहीं होंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। एक्शन में दिक्कत आ जाती है, जैसे नोटबंदी, इंटेंशन तो अच्छा ही था, एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ जाए तो आपका नुकसान हो सकता है, और वो किसी से भी हो सकता है। तो फूड यदि आप खुद से घर पे कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़े दिन सात्विक खा लें, नॉनवेज ऑनवेज ये सब चीजें, मतलब जिनसे भी वो है संकट, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हाई एनर्जी रहे, इसको ध्यान रखना है आपको। क्योंकि पढ़ना पढ़ाना जितनी एनर्जी लेता है ना, वो कुछ नहीं लेता। 3 घंटे की क्लास लेने में मुझे कैलोरी का काउंट पता नहीं, लेकिन शायद उतनी ही मेहनत लगती होगी जितना 5 किलोमीटर दौड़ने में लगती होगी, या उससे भी कई गुना ज्यादा। तो एनर्जी बनी रहे ऐसा फूड, ऐसा डे साइकिल। डे साइकिल समझ रहे हैं? मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक, ये एक और वर्ड लिख लेना। कौन सा क्लॉक? बायोलॉजिकल क्लॉक। मतलब हम अभी से अपना क्लॉक वैसा बनाएंगे कि हमारे शरीर में मैक्सिमम एनर्जी जो रहे वो 10 बजे से 5 बजे के टाइम के लिए रहे, क्योंकि हम वो 5 दिन के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं जब हमको परफॉर्म करना है। ये एथलीट जो करते हैं मैं वो बता रहा हूं। तो भले ही अभी आप दिन भर सोने, रात भर जागने वाले हो, इसको अगले 3 महीने लगातार रखोगे तो जिस दिन आप मेंस दे रहे होगे, जो जिस दिन की तैयारी कर रहे हो, उस दिन आपको लगेगा कि आप जाग रहे हो, पर आपका दिमाग पूरा एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपके बायोलॉजिकल पैटर्न में वो चीज
इतनी ढल चुकी होगी कि वो 4 दिन पहले से ठीक नहीं होगी। तो हम आज से ही ये कोशिश करेंगे कि हम वो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक जग हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, उस पर जाएं। और ऐसी कुछ कोशिश करें कि कम से कम 7 बजे तक उठ जाएं, ताकि आलस वालस त्याग कर। पेपर कितने बजे से कितने बजे है हमारा? अरे मेंस देने वाले हो, 2 पेपर कब कब होंगे बताओ? 9 से 12, फिर 2 से 5। समझ गए? तो 7 या 6 बजे उठकर 9 बजे तक हम अपनी पीक ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी रेज करने पे आए। वो एनर्जी 12 बजे तक पीक पर जाए, फिर डिक्लाइन भी हो तो वो 2 बजे तक उतनी ऊपर रहे, 2 के बाद नीचे जाए। तो हमारा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी मिलना चाहिए हमको कितने से कितने के बीच? 9 से 2 के बीच। इस हिसाब से हमको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक तय करनी है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक पर काम कर लीजिए, फूड पर काम करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। ऐसी लाइफस्टाइल यदि आप अपना लेते हैं, ठीक। आइसोलेशन का मतलब समझ गए? आप यदि किसी के साथ भी कमरे में हैं तो वह साथ होने का एहसास है। रूममेट के साथ चटाई बिछाना, गॉसिप करना, इसकी उसकी बुराई भलाई करना, क्लास की चर्चा करना, एनी डिस्कशन विच इज बियॉन्ड एजुकेशन इज नॉट अलाउड, नॉट रिक्वायर्ड। Understand the value of every minute of next 3 months. And believe me, if you are going to do this with me, without me, you are going to succeed this time. क्योंकि इस बार चांसेस पहले से ज्यादा हैं। क्योंकि इस बार पिछले साल वाले, पिछले 2-3 साल से सिलेक्ट हुए वाले 18, 19, 20 वालों में से 60% लोगों का प्री नहीं निकलेगा। जो रेगुलर 1-1.5 साल से प्री पे रगड़ रहे थे, यूपीएससी लेवल तक जा रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, मेंस पढ़ चुके थे, मेंस कम प्री के हिसाब से पढ़ रहे थे, उनका निकलेगा। और वो जो नौकरी में है, ना तो वो मेंस पढ़ पाते हैं ना प्री, वो तो बस मोटा मोटा रिवीजन करके अपने इंस्टिंक्ट और एक्सपीरियंस पर पेपर देते हैं। समझ रहे हैं? सो दिस इज इट। मैंने आपको टारगेट कोर्स का खाका दे दिया, ठीक। अब अगले आधा घंटे में बिना डरे निसंकोच मैंने जो जो आपको बताया है, उसमें आपका जो डाउट है आप मुझसे पूछ लो। ये मानकर चलते हैं नया कोर्स है तो उसको सारी चीजें फैसिलिटी वाइज मिलनी चाहिए। तो जो भी नया सेट ऑफ मेंस है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ इट, वो दिया जाएगा। अब ये है कि उसमें जो आपके पास ऑलरेडी है वो आप रहने दें, किसी को दे दें, और जो आपके पास नहीं है उनको नया ले लें। तो वो हो सकता है। टेस्ट सीरीज भी इसी का हिस्सा होगा, मेंस का कोर्स भी इसी का हिस्सा होगा। ऑनलाइन अकेले की फीस मेंस में कितनी है आप पता कीजिए। टारगेट अकेला पिछली बार हुआ था, वो भी हम इसमें दे रहे हैं। और उसके साथ मेरे 3 घंटे, जिसको हम मॉनिटरी नहीं ले सकते, वो भी इसमें दे रहे हैं। तो जितनी चीजें इस बार टारगेट में मैं प्लान करके देने की सोच रहा हूं, ठीक, आई कैन आस्क फॉर अ वूपिंग अमाउंट फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि इसमें जो जो है कि भाई ऑनलाइन सारे वीडियोस भी हैं, वो वाली चीजें भी हैं, तो उसके हिसाब से सब कुछ इसमें, जैसे आपने पूछा ना टेस्ट सीरीज, तो यस। और नंबर ऑफ टेस्ट्स यदि आप देखें, ठीक है, हम जो करवाएंगे आंसर शीट देकर वो होंगे 7, बस। कितने? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेट लिखी हुई है।
समझ गए? ये 7। लेकिन अब इसमें जितने डेज हैं, तो आपकी कॉपी में जो आप टेस्ट देंगे हर दिन, जिनका पेपर मैं यहां पर बोलूंगा, और यहां डिस्प्ले भी कर सकते हैं हम, यहां स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा, ठीक है? तो पेपर यहां पर डिस्प्ले होगा, आप उसको लिखेंगे, उसको गिने तो 70, तो 70 7 77। भाई हर दिन एक खंड का टेस्ट तो हो ही रहा है ना। तो मैं पिछली बार यहां 50-60 लोग जो आए उन सबसे एक ही चीज सुना, हमने 3 महीने कुछ नहीं पढ़ा, हम सिर्फ लिखते थे, सिर्फ लिखते थे, सिर्फ लिखते थे। तो मैं सोचता था कि फिर हम टारगेट में सिर्फ पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, लिखाते तो है ही नहीं। तो ये तो गलत है भाई, उनका अनुभव भी तो कुछ है ना। तो यदि वो सारे टॉपर्स कह रहे हैं हम सिर्फ लिखते थे और हम सिर्फ लिखाते हैं, तो मामला कैसे बनेगा? और इसीलिए यहां के 3 घंटे आप सिर्फ क्या करें, टेस्ट लिखें। तो वो जो आपने पूछा टेस्ट कितने होंगे, ठीक है, तो मैंने कहा जितने दिन होंगे सिर्फ टेस्ट ही होंगे और कुछ होगा ही नहीं। आप बाकी क्लास तो आप घर पे करेंगे, यहां पे सिर्फ क्या होंगे, टेस्ट ही होंगे। और सरल करके समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए आज हमने फाइनल किया, कल हमारी क्लास है, कल तो फिजिबल है नहीं, परसों हो पाएगी। मान लो परसों तारीख है 1 मार्च, इसको मैं बदल दूंगा अब। तो ये क्या है, 23 से 26 क्या पढ़ना था हमको, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब एक्ट। तो अब 23, 24, 25, 26 कितने दिन थे, 4। अब मैं कर दूंगा इसके 3 दिन। कितने दिन होंगे, 3 दिन, ठीक है। एक दिन 1 मार्च को यहां हम आएंगे और मैं टेस्ट लूंगा। जो टेस्ट होगा आपका वो होगा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस है उससे मैं कितने क्वेश्चन दूंगा आपको, 17। आप लिखेंगे, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा, फिर डिस्कस करने के बाद क्या करेंगे आप, 1 घंटा आप लिखेंगे। आप जैसे ही आए यहां पेपर दिखा आपको और मैंने कहा शूट, तो आप आने के बाद सिर्फ आप क्या किए, लिखे। 1 घंटा खत्म हुआ, 1 घंटा 10 मिनट हो गया, मान लो अपन ऐसे लेके चलते हैं। 1 घंटे 10 मिनट बाद मैं आया, 45 मिनट में मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। टाइम रहेगा मेरे लिए, मैं या जो भी टीचर है, कि मैं होता तो ऐसा होता। हो गया, आपने उसको नोट किया। अगले 15 मिनट में वो पेपर्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कॉपी रैंडमली, समझ रहे हैं आप, आज किसी के पास, कल किसी के पास। तो जब आपके पास आए तो आपको उसका पुराना अनुभव भी दिखेगा, अच्छा इसने पिछले वाले में ऐसा लिखा था। लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, बस इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाला हिंदी। यहां तक बात समझ में आई? और अगले आधा घंटे में आप उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। वैसे टाइम कितना रहेगा पूरा, 1 घंटा। 1 घंटा आराम से सूंघ सूंघ कर उसके पेपर को पढ़िए और ये सोचिए दोनों चीजें, कि सर ने जो बताया था वो मैं क्यों नहीं सोच पाया, इसने जो लिखा था वो मैं क्यों नहीं सोच पाया। और एक पर्ची बाजू में रखिए और उसमें हेडिंग डालिए, पर्ची या कॉपी में, लेसन्स फ्रॉम टुडेज टेस्ट। इस लाइन का मतलब समझा? और ये लेसन कब मिलेगा आपको, जब आप दूसरे की कॉपी चेक कर चुके होंगे। लेसन नंबर 1,
इस विषय पर ऐसी सोच होनी थी, सर ने बताई है। मतलब जो भी आपने सीखा, मैंने कहा ना ये लर्निंग है। अब ये 1 मार्च को हो गया खत्म, और 1 मार्च को आप 1:30 बजे आए, 4:30 बजे आप निकल लिए। जैसे ही 4:30 बजे से 5 बजे आप घर पहुंचे, तो 5 बजे आपके पास वीडियो डले हुए थे पबेड के। समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी एक दिन पहले डल गया था, जैसे ही हमने कोर्स शुरू किया। कितने घंटे के लिए? सिर्फ 1 से 1। आपको 1:30 आना है ना, तो सिर्फ 24 घंटे के लिए। अब आपने उसको पढ़ा, पबेड को, जैसे भी अपनी किताब आपके पास, हाँ युवाचार की किताबें साथ में मिलेंगी, तो आपको युवाचार की बुक थी आपके पास, ठीक है। अब वो बुक जैसे ही आपके पास थी या नोट्स आपके पास था, आपको एक दिन में 200 पेज पढ़ने हैं, 250 पेज। तो 6 घंटे में या तो 250 पेज पलटिए पूरा पबेड, या 6 घंटे में पबेड के 10 घंटे के वीडियो जो हैं, ज्यादा वीडियोस जो हैं, उनको बढ़ा बढ़ाकर अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिए, जो टारगेट के हिसाब से दिए गए हैं। और देखने के बाद आप अगले दिन फिर 1-1:30 बजे आए। अब यहां पर पेपर डला हुआ था किसका? पब्लिक एड का। आपने कॉपी खोली और यहां के सिर्फ क्या किया? 1 घंटे रगड़ के लिखा। फिर अगले 45 मिनट मैंने उसको रगड़ के समझाया। फिर 15 मिनट आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की। फिर आपने लिखा लेसन फ्रॉम डे 2। हो गया। फिर आप घर गए। अब आपके वीडियो में कुछ नहीं आया, क्योंकि दोनों आ चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन भी और पबेड भी, हम तो पहले ही दे चुके थे। और आपने 2 दिन से जो सीखा था, उस आधार पर आपने फिर वीडियो देखे या युवाचार की किताब पढ़ी कि यार कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट में ये वाले क्वेश्चन नहीं बने थे और पबेड के टेस्ट में ये वाले नहीं बने थे। तो उस दिन अगले 24 घंटों में आपने वो वीडियो देखे या वो किताब पढ़ी जहां पर आप पहले 2 दिन में विफल रहे। तीसरे दिन आए यहां पर, कौन सा मार्च है अब? 3 मार्च। 3 मार्च को फिर यहां पेपर डला हुआ था। इस बार पेपर का नाम था पेपर 3 पार्ट 2, और उसमें मिक्स था 18 क्वेश्चन। किसका मिक्स? कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पबेड। फिर वही किया आपने। फिर आप घर गए। अब ये सब में सुनाऊं या समझ गए? तो जो 3 दिन में होना था वो 3 दिन में हुआ। अब उसके बाद मान लो, इसके बाद जो अगला हिस्सा था पेपर 3, तो हमने कहा अब हिस्ट्री के लिए कितने से कितना था? 4 दिन था। इसको फिर कितने में कर दिया हमने? 3 में। तो 3 तारीख को जब आप कॉन्स्टिट्यूशन और पबेड का पेपर देकर घर गए, तो 4 तारीख, तो 5 बजे 3 तारीख को, या जब आप घर पहुंचे, तो आपको वीडियो मिला एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा, पाषाण काल से गुप्त काल। यहां पे आपको बता दिया जाएगा कि अगले दिन क्या पढ़ाएं, किस पे टेस्ट है आपका। समझ पा रहे हैं? अब जैसे ही वो वीडियो मिला, तो आपके पास फिर 2 चॉइस हैं। आपके पास जो हिस्ट्री की किताब है, हमारी, किसी और की, अपनी खुद की, उससे आपने पाषाण से गुप्त तक पढ़ा। जहां जरूरत हुई वहां उस 24 घंटे के लिए आपके पास वीडियो है, वो देखे। अगले 1:30 बजे आए, यहां किसका पेपर मिला? 18 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। कौन सा पार्ट? एंशिएंट पार्ट। गॉट इट? फिर वही प्रोसेस हुई। घर गए। अब किसका वीडियो डला हुआ था? मिडिवल का। अगले दिन आए, मिडिवल हो गया। फिर अगली बार यही साइकिल मॉडर्न के लिए हुई। आपने 3 दिन में क्या खत्म कर दिया? हिस्ट्री। फिर आप आए,
इस बार हमने 3 हिस्सों में बांट दिया सीजी को, ठीक। और सीजी के 3 हिस्सों में हमने पहले हिस्से में लिया एंशिएंट और मिडिवल, या एंशिएंट लिया, दूसरे में ले लिया मिडिवल एंड मॉडर्न, और फिर तीसरे में तीनों की क्या कर ली, टेस्ट ले ली। तो ऐसे 3 दिन, 6 दिन, 4 दिन, जनरली 3-3 दिन का टारगेट हम करेंगे। और 3-3 दिन का करते हुए इसको फाइनल एक और टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। मे बी वी विल ट्राई एंड एंड इट अराउंड हियर, हियर मतलब 8th ऑफ May के करीब, ताकि आपके पास 15 दिन हो कम से कम अपने हिसाब से कंसोलिडेट करने के लिए। क्योंकि पढ़ाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, जब आप खुद से पढ़ोगे, हम टेस्ट लेंगे, तो शायद हम 5-7 दिन सेव कर लेंगे। तो कितने टेस्ट होंगे अब समझाऊं या समझ गए? टेस्ट ही होंगे और कुछ होगा ही नहीं। बेसिकली ये कोर्स है किस चीज का? टेस्ट लेने का, आंसर चेक करवाने का, ताकि आप लर्न करें लिखने की कला एक दूसरे से। और इसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो रैंडमली में ये होगा कि 3 लोगों के ग्रुप में ये होगा कि आप एक जैसे पैटर्न पर एक दूसरे को देखेंगे, पैटर्न तय हो जाता है। लेकिन यहां आप 100 लोगों के सिस्टम में रिशफल होंगे, तो लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो सकती है। पर बेसिकली ये टेस्ट ही है। बाकी घर से पढ़ के आने के लिए आपके पास किताब होगी, वीडियो होंगे, आपका पुराना अनुभव होगा, आपके नोट्स होंगे। वो 6 से 9 घंटे आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, विकल्प सारे होंगे। लेकिन वहां आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, खुद सीखना पड़ेगा। अब इससे क्लियर तो समझाऊंगा नहीं, अब समझ गए कैसे होगा? ठीक है। और इसीलिए इस कोर्स में वही आए जो एक दिन में पूरा संविधान, पूरा मेडिवल, पूरा एंशिएंट रीड करने की हिम्मत रखते हो, या फिर वो आ जाएं जिनका भगवान के कर्म से प्री निकल रहा है और उनके पास कोई और विकल्प है ही नहीं, तो जितना पकड़ पाएंगे पकड़ लेंगे। भाई ये भी तो एक बात है ना कि यदि आप नहीं पढ़ सकते, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपका मेंस डब्बा है, 0 है, तो भी यही एकमात्र तरीका है जिससे आप कुछ कर सकते हो, चाहे घर में करो चाहे यहां पे। विकल्प क्या है आपके पास? या चुपचाप जाके मुंह उठा के मेंस दे आना। तो जो पढ़ चुके हैं उनके पास भी यही विकल्प है, और जिनने कुछ नहीं पढ़ा है उनके पास भी यही विकल्प है। जिनके पास टाइम नहीं है रेगुलर क्लास करने का, उनके पास भी यही विकल्प है। विकल्प मेरे साथ अपनाओ या खुद से अपनाओ घर में, विकल्प यही है। अप्रोच मतलब? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अप्रोच का मतलब यह है कि भाई मैं जबरदस्ती प्री टफ आया है तो मेंस भी टफ क्वेश्चन बनाऊं, उसका मतलब नहीं है। मेरा अप्रोच ये रहेगा कि मैं 19-20 का पेपर रखूंगा अपने सामने, और उसी प्रारूप में उससे थोड़े डिफिकल्ट लेकिन अलग प्रश्न आपको यहां पर दूंगा। मतलब आप ये समझो कि मैं ऐसे भी पेपर बना सकता हूं अभी बैठे बैठे, 2 नंबर में ये लिखो, 4 नंबर में ये लिखो, 6 नंबर में ये लिखो। लेकिन इसकी बजाय मैं ये करूंगा कि मैं पिछले साल के पेपर को बेस बनाकर 19-20 को, उस पैटर्न को आधार बनाकर, तो मैं जब आपका पेपर बना रहा हूंगा तो मैं पिछले 2 साल का पेपर रखूंगा कि पिछले साल ऐसा आया था तो ऐसा होना चाहिए। और इसमें मैं इस बार पूरी मेहनत ना पढ़ाने की बजाय जो करना चाहता हूं वो इस पे करना चाहता हूं, आपके लिए क्वेश्चंस जनरेट करने पर, क्योंकि वो दोनों साथ में 3 महीने में हो नहीं पाता। तो मेरी मेहनत ठीक ठाक है इसमें, क्योंकि आपको यहां जो दिखेगा बोल रहा हूं 1:30 बजे, वो बनेगा तब तो दिखेगा। दूसरी बात, वो जो दिखेगा उसको मुझे समझाना भी है, तो जब मैं समझा रहा हूं तो पढ़ा ही रहा हूं। वैसे भी यदि मैं रेगुलर कोर्स लेता तो सारा टॉपिक तो पढ़ाता नहीं, सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ाता। तो आप ये समझो कि अभी भी मैं सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं, बस उसको टॉपिक के फॉर्म में नहीं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ा रहा हूं। मैं जो आईएमपी है उसका पेपर बना दे रहा हूं,
और उस आईएमपी के पेपर को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं जैसे पढ़ाता था वैसा ही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बोल देता तो आपको लगता कि अच्छा ये तो वही है, फिर आप बाद में आपको लगता कि यार सर सर बोल तो ऐसा रहे थे पर 45 मिनट ही पढ़ा रहे हैं, हमने सोचा था सर 3 घंटे तक गाना गाएंगे, हम भजन सुनेंगे। भाई कर तो मैं वही रहा हूं, अंतर ये किया है कि पहले मैं ज्यादा टॉपिक पढ़ाता था सिलेक्टिव वाले, अब सिलेक्टिव वाले जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उनको टेस्ट के फॉर्म में देकर पढ़ाऊंगा, बाकी पढ़ा तो रही हूं। और आपसे ये कह रहा हूं कि सारे टॉपिक जो हैं वो मेरी तरफ से ऑनलाइन में अवेलेबल हैं। जो भी मॉडल टेस्ट होंगे आपके, जो संडे को हुआ करेंगे, है ना, संडे को ही उनका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा, जैसे डेली क्लास का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वैसे ही। देखो मॉडल आंसर क्या है कि मैं जो जो बोल रहा हूं उसको टाइप करके दे दिया जाए आपको, उससे अच्छा क्या है। जैसे मैं एक खंड का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वैसे ही आपको कितने खंड का दे दूं, 3 खंड का दे दूं, तो मॉडल आंसर रिटर्न नहीं वर्बल फॉर्म में मिलेगा। उनकी कॉपी तो हम देते ही हैं, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत व्हाट्सएप बन जाएगा क्योंकि 250 तक होता है उसमें शायद, उस ग्रुप में जो भी टॉपर्स रहा करेंगे उनकी कॉपी वो होगी। हम तो डेली के हिसाब से भी सोचेंगे, डेली मतलब 1 मार्च को जो हमने टेस्ट लिया और उसमें यहां पे आप लोगों ने ही चेक किया, और चेक करके आप में से मैंने पूछा नंबर देना है आपको 1 घंटे बाद, तो मैं 5 बजे यहां आया, 4:30 बजे, और कॉपी ली और पूछा कि भाई आप में से किसने इतने से ज्यादा नंबर पाए हैं, तो आप में से कोई बताएगा कि सर मैंने दिया है, और उसकी कॉपी जो रहेगी टॉपर की आपके बीच में भी तो लड़ाई करवाना है ना, मतलब पॉजिटिव लड़ाई, तो हर दिन जो बेस्ट लिखेगा उसकी कॉपी स्कैन होके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जाएगी। यही तो मैं बोल रहा हूं कि ये बड़ा मजेदार तरीका है करने का, एकता में शक्ति है वाला, सब लोग मिलके एक दूसरे से सीख सकते हैं वाला। बस इसमें यह होता है कि सारे फूफा जी लोगों को एक साथ लाने के लिए एक दादाजी की जरूरत है, वो दादाजी मैं बनूंगा जो सबको साथ में लेकर आए, चैनलाइज करे सबकी एनर्जी को, वो काम मैं करूंगा। बट इट्स अ लीडरशिप मॉडल एक्चुअली, और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि इफ दिस गेट सक्सेसफुल नो, तो ये साल भर के रूप में भी चलाया जा सकता है, ये हॉस्टलों में चलने लगेगा, ये लोग एग्जीक्यूट करने लगेंगे 5-5, 10-10 के ग्रुप में, ये बहुत इनोवेटिव मॉडल हो सकता है, जिसके लिए मैं बहुत समय से अपनी क्लास में लोगों को बोलता हूं, लेकिन वो पर्सनल ईगो या लैक ऑफ एक्विंटेंस के कारण कर नहीं पाते। ठीक है, और कुछ? फीस तय नहीं हुई है क्या? फीस तो तय थी। देखिए इसमें लगभग 78 थे, 7 दिन माइनस करेंगे तो इसमें 70 आपके यहां वाले क्लास होंगे, या क्लास टेस्ट, या क्लास टॉपिक्स होंगे। कितने? 70 डेज में 7 आपके इसमें रेगुलर टेस्ट होंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास जैसे मैंने आपको बतलाया 3 से 4 दिन टॉपिक वाइज उपलब्ध होंगी। टॉपिक वाइज समझ रहे हैं? ठीक। कंटेम्प्ररी यदि उसमें कुछ ओल्ड वीडियोस यदि आपके पास आते हैं, अभी बता दे रहा हूं, तो वो जानकारी मुझे रहेगी, आप बताएंगे, उनसे जुड़ी क्लास यहां अलग से ली जाएगी। और वो अलग से के लिए वो जो 7 दिन का हमारे पास टाइम यहां से हम सेव करेंगे, उनको हम यूज करेंगे, वो एक हमारे पास है। या फिर कई जगहों पर मान लो 4 की जगह 3 होता है, तो वहां पर हमारे लिए आ जाएगा टाइम, वो आपका होगा। ठीक। फीस फॉर क्रैश कोर्स विथ रेगुलर, ये जो टेस्ट सीरीज, नोट्स एंड ऑनलाइन कोर्स, ये सब मिलाकर जो होगी वो होगी 17 इंक्लूडिंग जीएसटी, 17। और सिर्फ टेस्ट सीरीज यदि कोई करेगा, सिर्फ टेस्ट मतलब वो 7, और उनका एक्सप्लेनेशन, सो दैट विल बी 2000 इंक्लूडिंग जीएसटी, वैसे फीस होगी। ठीक है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो अब आपने जान लिया।
अब सबसे कठिन काम क्या होगा? आप सबको तो हमने बता दिया है कि ये कोर्स कैसे होने वाला है। आप समझो वो लोग जो कल से सो उठ के आएंगे और बोलेंगे कि हमको क्रैश कोर्स करना है, उसको समझाने में 3 घंटा लगेगा। तो ये वीडियो बना लो, रिकॉर्ड हो गया है। अब कोई भी टारगेट की काउंसलिंग आए तो उसकी काउंसलिंग मत करना, उसको कहना आपको एक वीडियो दे रहे हैं, वो नीचे कैफे में बैठ के देख लो।